हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ रैन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर्स। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और आपको बना देंगे जीरो से हीरो। दोस्तों ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप यहाँ पे जितने भी पार्ट अपलोड कर रहा हूँ वास्तविक संख्या के पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारे यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा और जैसे जैसे आप ये सारे फुल वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद में आप इस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आज बताऊंगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको मैं बताऊँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है, वो है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से लेकर क्लास 10th में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बस आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, उसके बाद में आप जो है फील करोगे कि आपके लिए ये टॉपिक एकदम मक्खन और इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं उस पर पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में हम यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं नंबर 1 पे है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स और इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर्स और इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या है प्राकृतिक संख्या के, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उदाहरण क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या के। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्याएं बताइए तो आप उन्हें प्राकृत संख्या कौन कौन सी बताएंगे। तो दोस्तों प्राकृत संख्या होती है जैसे कि 1 2 3 4, ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। जब आप काउंट करेंगे, जैसे आपके पास कोई बोले कि कितने बनानाज हैं, कितने मैंगोज़ हैं, तो आप उनको काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये जो आप काउंट करेंगे 1 2 3, यही क्या होती है, प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स, इन्हीं को कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से ये अनंत तक, इन्फिनाइट तक चलती चली जाएंगी। तो ये क्या हो गए हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या अर्थात होल्स नंबर्स, इनको कहते हैं होल्स नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं जो है ये कैपिटल W से प्रदर्शित की जाती हैं। जब आप इनको प्रदर्शित करेंगे, कहीं कैपिटल W बना होगा तो हम समझ जाएंगे ये कौन सी संख्या है, ये है पूर्ण संख्याएं। ओके, अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे मैं उनके उदाहरण, सभी के संख्याओं के उदाहरण लिख दूंगा, आप उनको देख लेना। तो पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक दोस्तों चली जाएंगी। तो पूर्ण संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से हमेशा स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या आप 1 से बताएंगे 1 2 3 4 5 6, और पूर्ण संख्या जो है उसमें आप 0 और लगा लेंगे तो वो हो जाएंगी पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3, तो 0 अगर जुड़ जाएगा तो कौन सी संख्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिर दोस्तों ये हम पहले पढ़ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक इंटीगर्स इनको कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक जो है इंटीगर्स को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्णांक दोस्तों क्या होते हैं, ठीक है, तो जो माइनस की संख्याएं होती हैं, अगर हम इसमें माइनस की भी संख्याएं जोड़ लें तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पूर्णांक। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लिया 0 से हम आगे बढ़ेंगे, तो 0 से अगर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मान लिया 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, अनंत तक आप चलते चले जाएंगे 0 के आगे। और 0 से पीछे भी तो चल सकते हैं, जैसे कि मान लिया -1 -2 -3 -4 -5, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चलता चला जाएगा। तो दोस्तों पूर्णांक में बस यही फ़र्क होता है कि 0 से आप आगे भी जा सकते हैं और 0 को
पहले भी जा सकते हैं। जैसे कि 0 से आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 लेंगे, और 0 से पहले जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -6 अनंत तक आप ऐसे चलते चले जाएंगे। ओके, फिर हम देखते हैं दोस्तों कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर्स, और इनको हम जो है क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब कैपिटल क्यू बना होगा तो हम समझ जाएंगे कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को दोस्तों इस प्रकार से दिखाया जाता है P/Q। परिमेय संख्या को कैसे दिखाया जाता है? P/Q, जहाँ पर P क्या है, बात आई है कि P/Q है। चलो ठीक है, ये P/Q क्या है? तो P जो है यहाँ पे P है पूर्णांक, P क्या है? पूर्णांक है, और Q भी एक पूर्णांक है, पर Q कभी 0 नहीं होगा, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर 0 यहाँ पर कभी भी नहीं होगा Q के स्थान पे, और यहाँ पर 0 हो सकता है। तो जो P है ये एक पूर्णांक है, और Q जो है वो भी एक पूर्णांक है, लेकिन 0 को छोड़कर। तो अब हम आपको इस पे एग्जांपल देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में P/Q क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया हम यहाँ पे लिख सकते हैं P की जगह पे 3 लिख लें, बटे Q की जगह पे आप कुछ भी लिख लो, 2 लिख लो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 5 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 6 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, Q से प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक क्या है? 3 हो गया, पूर्णांक 5 हो गया, 6, ये सब क्या है? पूर्णांक है। और Q भी पूर्णांक है, तो कोई भी संख्या नीचे भी लिख सकते हो, कोई भी संख्या ऊपर लिख सकते हो, मतलब कोई भी संख्या अंश में लिख सकते हो और कोई भी संख्या हर में भी लिख सकते हो। बस क्या है, आपको Q कभी 0 नहीं रखना है। आप इस प्रकार से नहीं रख सकते, मान लिया 7/0, तो ये दोस्तों अगर आप लिख दोगे तो वो परिमेय संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 7/0। तो किसी भी संख्या के अगर हर में 0 आ जाता है तो वो कहा जाता है अनंत, इनफिनाइट। और दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी भी आप हर में जो है Q नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0 को छोड़कर, जो पूर्णांक होगा वो आप इसके नीचे 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? Q के ऊपर ऐसे हम C बना देंगे तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। इसको हम Q उसकी घात में C लगा देते हैं, इस प्रकार से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो अपरिमेय संख्या के हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होती हैं जैसे कि √3, √2, √5, √6। इस प्रकार से अगर हम √7, तो इस प्रकार से ये √7, √5, √2, √3 क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और उसके बाद में दोस्तों है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स, जो हमारा लेसन है फर्स्ट, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो दोस्तों रियल नंबर्स क्या होते हैं? अगर ये सारे नंबर्स हम मिला लें, ये सारे नंबर, इस नंबर से जो है हम कोई भी नंबर उठा लें जितने मैंने आपको बताए हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं रियल्स नंबर्स, और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। वास्तविक संख्याएँ कौन सी होती हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो सब जितनी भी संख्याएँ हैं जो भी आपको पता है, याद है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जितनी भी ये संख्याएं लिखी हैं, ये सब क्या हैं? रियल्स नंबर हैं। ठीक है, रियल नंबर हैं, और इनको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं रियल नंबर में, 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं वास्तविक संख्याएँ, रियल्स नंबर्स। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं, थोड़े भाग हम आपको बता देते हैं, तब आपको हम बताएंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि क्या होती है। ओके, तो आप यहाँ तक अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ भाग लिखे हुए हैं और इनको हम पहले हल करते हैं। ओके, तो देखिए सिंपल है। तो 2 को आप भाग करेंगे 10 से, सिंपल सी बात है, 2 पंचे 10। ओके, यहाँ पे कितना बचा? 0। इसको भाग करेंगे 5 तियाँ 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूना 10 लगा देंगे, 3 बचेगा यहाँ पे 6 तियाँ 18, 0 यहाँ पर भी बचेगा। ठीक है, और अगर हम इसको भाग करें, 3 को 5 से करेंगे तो 3 एक कम 3, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? ये आपको समझाने के लिए कि जिससे हम भाग करते हैं वो क्या होता है? भाजक। तो ये क्या है? भाजक है। और जिसको भाग करते हैं वो क्या होता है? भाज्य होता है। ये क्या है? भाज्य है।
और ये क्या होता है, भागफल। आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या होता है, भागफल। और ये क्या है, शेषफल। जो भी बचे ये क्या होता है, शेषफल। तो दोस्तों यहाँ पे 5 क्या है, 5 है भाजक, 13 क्या है, 13 है भाज्य, और ये 2 क्या है, भागफल है, और ये 3 क्या है, शेषफल है। ओके, तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, भाजक, ये क्या है, भाज्य, ये भागफल, और ये शेषफल। ओके, तो अब दोस्तों इसको हम और इस प्रकार से किस प्रकार से लिख सकते हैं, और भी हमारे पास एक तरीका है, उस तरीके से हम लिखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें 10, यहाँ पे लिखें 2 गुणे 5, ये 10 मैंने यहाँ पे लिख लिया, बराबर 2 गुणे 5 कर दिया, ये भी 5 दूना 10, और इसमें क्या कर दें, ये हमारा शेषफल ऐड कर दें, तो ये भी 10, ये भी 10। इसको भी लिख के देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख लें 13, यहाँ पे क्या कर लें, 5 गुणे 2 कर लें, तो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, प्लस उसमें 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें 18, यहाँ पे लिख लें 6, यहाँ पे लिख लें 3, तो 6 3 18, प्लस इसमें शेषफल जोड़ लें, और इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखें 5 बराबर, यहाँ पे लिखें 3 गुणे 1, उसमें 2 जोड़ लें। तो दोस्तों मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे ही बनेगी एल्गोरिथम विभाजन जो है वो बनेगा। वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए दोस्तों, जो भाजक होता है उसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम b से प्रदर्शित करते हैं। काहे से, b से प्रदर्शित करते हैं। जो भाज्य होता है उसको हम a से प्रदर्शित करते हैं, और जो भागफल होता है उसको हम q से प्रदर्शित करते हैं, और जो शेषफल होता है उसको हम r से प्रदर्शित करते हैं। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि कौन सी चीज़ को काहे से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम भाजक को काहे से प्रदर्शित करते हैं, b से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य को काहे से प्रदर्शित करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। भागफल को काहे से प्रदर्शित करते हैं, q से प्रदर्शित करते हैं। और शेषफल को काहे से प्रदर्शित करते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो हम देखिए दोस्तों इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखिए। तो 10 मैंने यहाँ पे लिखा, 10 क्या है, भाज्य है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाज्य। फिर 2 क्या है, 2 है भाजक, ये हो गया भाजक। फिर गुणे 5 क्या है, 5 है भागफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे भागफल, भागफल। और प्लस 0 क्या है, शेषफल, तो ये क्या हो जाएगा, शेषफल। ओके, भाज्य क्या है, भाज्य को काहे से प्रदर्शित करते हैं, a से, तो हम यहाँ लिख लेंगे a। भाजक क्या है, b है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे b। गुणे भागफल क्या है, भागफल q से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे q। और प्लस शेषफल क्या है, शेषफल r से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे r। दोस्तों ये जो मैं यहाँ पे बना हुआ है इसी को कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। तो जब हम भाग को इस प्रकार से करते हैं, ये सिंपल प्रोसेस है जो अभी तक आप लोग करते हुए आए हैं 9 तक। यहाँ पे मैं इस टाइप से भाग करूँगा, और इसी को कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। ओके, हम इसको और समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 13, तो 13 क्या है, भाज्य, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य। 5 क्या है, 5 है भाजक, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाजक। ठीक है, फिर गुणे 2 क्या है यहाँ पे, भागफल, तो ये लिख लेंगे भागफल। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस 3 क्या है, प्लस 3 क्या है, शेषफल, तो ये क्या हो गया, शेषफल। अगर इसको हम प्रदर्शित काहे से करते हैं वैसे लिखें, तो भाज्य को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, a से, बराबर भाजक को काहे से प्रदर्शित करते हैं, b से। गुणे भागफल को काहे से प्रदर्शित करते हैं, q से। फिर प्लस शेषफल को काहे से प्रदर्शित करते हैं, r से। तो दोस्तों ये जो है यही है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। जब हम भाग को इस आधार पर लगाएंगे तो उसी को कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे बात एक और मैं बता देता हूँ, वो ये है कि जो r है वो b से हमेशा सदैव क्या होगा, छोटा होगा। जो r है वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और जो r है वो
हमेशा बड़ा होगा 0 से या तो बराबर होगा 0 के। ये क्या है? बड़ा व बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ये क्या है दोस्तों? r बड़ा है व बराबर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r जो है r हमेशा बड़ा होगा 0 से या बराबर हो सकता है। तो आप ये दो बात ध्यान रखेंगे कि r 0 से हमेशा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, और b जो है b जो है वो हमेशा बड़ी होगी r से। ओके, अब एग्जाम्पल में भी देख लीजिए। b क्या था दोस्तों? b था भाजक। तो देखिए भाजक जो है वो r से बड़ा आया है। यहाँ पे देखिए r कितना आया था? 0। r मतलब शेषफल कितना आया था? 0। और भाजक जो b था वो कितना था? 2। तो यहाँ पे क्या लिखा है? b बड़ी है। तो b देखिए बड़ा है, 2 है यहाँ पे, और r छोटा है। इस क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए r क्या है? r है 3। तो r बड़ा है b से, क्योंकि b क्या है? 5 है, और r क्या है? 3 है। तो यहाँ पर भी जो है आपका r छोटा है और b बड़ी है, क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा है। यहाँ पर आप देख लीजिए वही कंडीशन है, ठीक है, 0 है और ये 6 है। यहाँ पर देख लीजिए आपका ये क्या है दोस्तों? ये b है, और ये क्या है? ये r है। तो यहाँ पर भी r छोटा है और b बड़ा है। तो यही बात है मैंने लिखाई कि b जो है हमेशा बड़ा होता है, r हमेशा छोटा होता है। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि r हमेशा 0 से तो बड़ा होगा। देखिए r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे r यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ पे r कितना है? 3 है। यहाँ पे r कितना है? 0 है। ठीक है, यहाँ पे r कितना है? 2 है। तो दोस्तों जो r है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और आपको ये ध्यान रखना है, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। तो आगे मैं इस पे और क्वेश्चन लूँगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपको ये फार्मूले अच्छे से तैयार कर लेने हैं, तब आपको जो मैं आगे क्वेश्चन लूँगा वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली और न्यू वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए पर डे लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।